नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और आप सभी से आग्रह है कि सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना उत्तर प्रदेश की एलटी ग्रेड भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें निदेशालय भेजने की मांग। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों और सामाजिक विज्ञान के पुरुष वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को शीघ्र भेजे जाने की मांग को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन दिया। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी में दिया ज्ञापन। यहां पर आप देख रहे हैं, एलटी समर्थक मोर्चा के विक्की खान, चंद्रभान सिंह, कुलदीप सिंह, शेर सिंह आदि ने अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन में कहा कि संस्कृत, गणित, कला, विज्ञान, अंग्रेजी सहित सभी विषयों में कई अभ्यर्थियों का चयन औपबंधिक होने के कारण उनकी फाइलें रोकी गई थी। ऐसे अभ्यर्थियों ने वांछित दस्तावेज आयोग में जमा कर दिए हैं, लेकिन उनकी फाइलें निदेशालय को भेजी नहीं गई हैं। वहीं हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया 1 माह पहले पूरी हो चुकी है, जबकि सामाजिक विज्ञान में पुरुष वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन अभ्यर्थियों की फाइलें भी शीघ्र निदेशालय भेजे जाने की मांग की गई है ताकि चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो सके और उन्हें नियुक्ति पत्र मिल सके। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, त्रुटि संशोधन का मौका। 9 से 11 दिसंबर के बीच काउंसलिंग। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला है। त्रुटि संशोधन का मौका दे दिया गया है। यहां पर आप देख रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन की गलती सुधारने का मिलेगा मौका। परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित होने के बाद भी नियुक्ति पत्र से वंचित अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद एवं शासन के पास गुहार लगाई थी। चयनित शिक्षकों के धरना प्रदर्शन के बाद शासन की ओर से शिक्षक भर्ती की मेरिट प्रभावित न हो, इस आधार पर त्रुटि संशोधन का मौका दिया गया है। शासन के निर्णय के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश भर में 9 से 11 दिसंबर के बीच काउंसलिंग पूरी करके 12 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस क्रम में जिले में 976 पदों के सापेक्ष पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद 80 अभ्यर्थियों के आवेदन में त्रुटि के चलते नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। तो दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज में 80 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका त्रुटि विसंगति थी फॉर्म में, इस कारण से इनको नियुक्ति नहीं दी गई थी। इस प्रकार से यदि 75 जिलों में को पूरा काउंट किया जाए तो आप समझ लीजिए कम से कम 50 से 60 अभ्यर्थी प्रत्येक जिले में काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे जिनको जो है फॉर्म में विसंगति थी। त्रुटि के चलते नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए थे। अब इन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए 10 दिसंबर को बुलाया गया है। 11 दिसंबर को पहले और दूसरे चरण में काउंसलिंग पूरी कर पाने वाले 59 अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग का मौका दिया गया है। इसके बाद अगली खबर है, हफ्ते में फिर 5 दिन खुलेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पूर्व की शिक्षा व्यवस्था लागू। शनिवार को घर से ही ऑनलाइन कक्षाएं लेंगे शिक्षक। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व की भांति हफ्ते में 5 दिन खुलेगा। अब शिक्षकों को 5 दिन विश्वविद्यालय और 1 दिन घर से ऑनलाइन कक्षाएं लेनी होगी। प्रत्येक शनिवार को विश्वविद्यालय परिसर के सभी विभाग सैनिटाइज किए जाएंगे। इस बाबत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर एनके शुक्ला ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यहां पर आप जान रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी का ध्यान इस समय शिक्षा व्यवस्था को है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कायाकल्प को लेकर इनका काम चल रहा है और अब देखते हैं कि कितना सुधार हो पाता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी कुछ गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद अगली खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब जेईई की तर्ज पर होगी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। पॉलिटेक्निक में दाखिला लेने के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा अब जेईई की तर्ज पर होगी। पूरी प्रवेश परीक्षा अब ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इस बार जो प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी वह ऑफलाइन मोड में
में वह आखिरी प्रवेश परीक्षा थी। विभिन्न बोर्डों की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी न होने के चलते प्रवेश परीक्षा की तिथि तय नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से तैयारियां अभी भी रुकी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, एसएससी करेगा 4726 पदों पर भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2020 में कुल 4726 पदों पर भर्ती करेगा। आयोग की ओर से 15 दिसंबर को आवेदन की अंतिम तिथि पूरी होने से पहले ही CHSL के पदों की घोषणा कर दी गई है। घोषित पदों में LDC JSA के 1538, PASA के 3181 एवं DEO के 7 पदों पर भर्ती करेगा। इसके बाद अगली खबर है, माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर। इस प्रकार से दोस्तों अभी जो है चीन एवं नेपाल द्वारा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने का कार्य किया जा रहा था और इस प्रकार से पूरे सर्वे में खुलासा हुआ है कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 0.86 मीटर बढ़ गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेपाल और चीन के संयुक्त सर्वे में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई का पता चला है। भारत द्वारा 1954 में बताई गई ऊंचाई 8,848 मीटर से यह 86 सेंटीमीटर ज्यादा है। 2015 में भयानक भूकंप सहित अन्य कारणों से इसकी ऊंचाई में बदलाव की चर्चा के बीच नेपाल सरकार ने इस चोटी का सटीक ऊंचाई मापने का फैसला किया था। नेपाल और चीन ने मंगलवार को संयुक्त रूप से घोषणा की कि माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। इस प्रकार से दोस्तों 86 सेंटीमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। भारत का प्रस्ताव ठुकराया, चीन से हाथ मिलाया। यहां पर आप देख रहे हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए नेपाल ने भारत, ब्रिटेन समेत कई देशों की पेशकश ठुकराते हुए चीन से हाथ मिलाया है और 2017 में इस मामले में चीन और नेपाल के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, कृषि विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी, सुवार्ट्स ने नहीं हुआ शामिल। यहाँ पर आप देख रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से मंगलवार को कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी हो गई है, लेकिन इसमें सुवार्ट्स शामिल नहीं है। दरअसल सुवार्ट्स ने इसमें भागीदारी नहीं की थी। सुवार्ट्स के प्रति कुलपति शैक्षणिक प्रोफेसर AK लॉरेंस का कहना है कि संस्थान ने रैंकिंग के लिए आवेदन नहीं किया था। रैंकिंग में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, नेशनल रिसर्च डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है। DCA में प्रवेश 21 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सन 2020-21 में फॉर्म प्राप्त एवं जमा करने की तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इस कोर्स में प्रवेश 21 दिसंबर को होगा। NCC में भर्ती के लिए 14 तक आवेदन। 6 यूपी बटालियन NCC में प्रथम वर्ष की भर्ती शुरू हो गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इच्छुक छात्र छात्राएं आवेदन के लिए गृह विज्ञान विभाग में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आवेदन प्राप्त कर सकती हैं। इसके बाद प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन शुरू। माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए नव चयनित 298 प्रवक्ताओं को स्कूलों में ऑनलाइन नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो गई है। विभाग के निदेशक विनय कुमार पांडे ने पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट का शुभारंभ किया है। अगली खबर है, APO 2018 का परिणाम जारी, शाश्वत राम रहे टॉपर, सुनील को दूसरा और सौम्या को तीसरा स्थान। सहायक अभियोजन अधिकारी के 17 पदों पर हुआ चयन। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2018 का अंतिम चयन परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया। APO के 17 पदों पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया गया है, जिसमें 7 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। मेरिट में शाश्वत राम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद अगली खबर है, SSC CHSL 2020 के 4,726 पदों पर होगी भर्ती। शुल्क जमा पर मेंस के आवेदन फंसे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्वर धीमा होने से बैंक रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट नहीं निकाल सके अभ्यर्थियों ने UPPSC में दर्ज कराई शिकायत, आयोग खोज रहा है समाधान। PCS 2020 की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के सामने नई समस्या आ गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सर्वर धीमा होने के कारण कई अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क का प्रिंट आउट नहीं निकाल सके, जबकि इसकी हार्ड कॉपी आवेदन के साथ आयोग में जमा करनी है। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, APO 2018 का परिणाम जारी।
यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, जेई की तर्ज पर होगी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। इसके बाद अगली खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा 87 ग्रुप बी एवं सी पद। यहाँ पर आप देख रहे हैं अंतिम तिथि 7 जनवरी। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थान से 12वीं ग्रेजुएट या समकक्ष योग्यता। तो यहाँ पर 87 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी छात्र इच्छुक हों और इस आवेदन को भर सकते हैं। इसके बाद जो है UPPCL 212 जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनी पद। यहाँ पर आप देख रहे हैं अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2020। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा या समकक्ष। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं AEGCL से 341 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अन्य पदों के लिए वैकेंसी है। अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2020 है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। IGNOU 22 असिस्टेंट रजिस्ट्रार एवं अन्य पद। ये जो है इग्नू से वैकेंसी आई हुई है। 91 अंतिम तिथि जो है 1 दिसंबर 2020 है। शैक्षणिक 1 दिसंबर नहीं है, यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट या समकक्ष योग्यता। अगली खबर है ब्रिटेन में 90 वर्षीय दादी को लगा पहला कोरोना टीका। भारत में भी इस हफ्ते संभव हो जाएगा टीका। कोरोना महामारी से निपटने के लिए उम्मीद के टीके की शुरुआत ब्रिटेन से हुई है। कोवेंट्री के स्थानीय अस्पताल में मंगलवार को 90 साल की मार्गरेट कीनन और मैगी को फाइजर बायोएनटेक का टीका लगवाने वाली दुनिया की पहली शख्स बन गई हैं। यहाँ पर इसके बाद अगली खबर है देश को इसी सप्ताह कोरोना टीका मिलना तय। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमर उजाला को बताया 2 से 3 दिन के में देश को कोरोना का टीका मिलना तय हो जाएगा। इसके बाद अगली खबर है नया शैक्षिक सत्र मिशन गौरव के नाम। नया शैक्षिक सत्र मिशन गौरव के नाम होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद 2021 में गौरवशाली 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक शताब्दी वर्ष समारोह मनाने का निर्णय लिया गया है। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिव और जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संबंध में दिशा निर्देश भेजे हैं। इसके बाद अगली खबर है छात्रों के बस्ते का वजन तय। स्कूली छात्रों के बस्ते के वजन को लेकर अक्सर उठने वाले विवादों को सरकार ने फिलहाल खत्म कर दिया है। इसे लेकर सरकार ने नई बैग पॉलिसी तैयार की है। इसके मुताबिक स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन उनके वजन के 10% से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके तहत पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन औसतन 1.6 से 2.2 किलोग्राम तय किया गया है, जबकि 12वीं में पढ़ने वाले छात्र के बस्ते का वजन अब औसतन 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच होगा। वहीं प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नए शैक्षणिक सत्र में इस पर सख्ती से अमल करने का निर्देश दिया है। बच्चों के बस्ते का वजन चेक करने के लिए स्कूलों में तौल मशीन रखी जाएगी। प्रकाशकों को किताबों के पीछे उसका वजन भी छापना होगा। पढ़ाई के लिए समय सारणी भी बनानी होगी। इसके बाद अगली खबर है 3 साल में हर गांव हाई स्पीड कनेक्टिविटी से जुड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। प्रधानमंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 4थे संस्करण का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आने वाले 3 साल में देश का हर गांव हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़ेगा। इस योजना पर काम हो रहा है। अंडमान निकोबार को पहले ही हाई स्पीड दूर संचार सेवा से जोड़ा जा चुका है। सरकार की कोशिश वामपंथी गतिविधियों से प्रभावित जिलों, पूर्वोत्तर राज्यों व लक्षद्वीप को भी इससे जोड़ने की प्लान है। पीएम ने मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 5वीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क यानी 5G नेटवर्क को समय से उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए कहा कि इससे मल्टी GBPS पीक डाटा स्पीड मिलेगी। आज भारत मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में दुनिया का सबसे पसंदीदा केंद्र बनकर उभरा है। लो चयनित होकर भी बने रहेंगे अभ्यर्थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, त्रुटि सुधार के शासनादेश का भी सैकड़ों अभ्यर्थियों को लाभ नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह खबर उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए है जो दिन रात मेहनत करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के ठीक पहले फिसल जाते हैं। कानपुर की राधना शुक्ला, फर्रुखाबाद की वैभव शर्मा, प्रयागराज की आयुषी शर्मा, प्रतापगढ़ की शालिनी पांडे, बिजनौर के अविरल कुमार, बुलंदशहर की निशा व सावित्री, ये उन
वीओ में हैं जिनका चयन 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ है। सभी ने हाई स्कूल इंटर स्नातक प्रशिक्षण के साथ ही शिक्षक भर्ती की प्रतियोगिता परीक्षा उम्दा अंकों से उत्तीर्ण की, लेकिन मिले अंकों को वेबसाइट पर दर्ज करने में चूक गए, लिहाजा चयनित होकर भी अब अभ्यर्थी बने रहने को मजबूर है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सामान्य और ओबीसी की सीटें फुल। इसके बाद कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज की ये जो है प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर आप देख रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थियों जिनको विसंगति अन्य विभिन्नताओं के कारण प्रथम चरण में विद्यालय आवंटित नहीं किया गया है, द्वितीय चरण में नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है, को पुनः अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित सूचित किया जाता है कि वह विसंगति व अन्य विभिन्नताओं के संदर्भ में अपना पक्ष प्रत्यावेदन सुसंगत साक्ष्यों के साथ दिनांक 9/12/2020 से दिनांक 11/12/2020 तक किसी भी दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज में स्वयं उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। इसके लिए अगली खबर है, परीक्षाओं पर अब राज्यों की भी ली जाएगी राय। सीबीएसई सहित सभी राज्यों के बोर्ड और जेईई मेंस नीट जैसी परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार अब राज्यों की भी राय जानेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बनाई योजना, राज्यों में बंद है स्कूल, सीबीएसई व राज्यों के बोर्ड और परीक्षाओं के कार्यक्रम पर होगी परीक्षा। इसके बाद अगली खबर है, ऑनलाइन परीक्षा और सत्यापन के बाद तैनात होगी बीसी सखी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 से 56,875 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण, हर ग्राम पंचायत से एक चयनित। यहाँ पर आप देख रहे हैं लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर बीसी सखी के संबंध में प्रस्तुतिकरण देखते सीएम योगी आदित्यनाथ। चयनित बीसी सखी को लैपटॉप, पॉस मशीन, कार्ड रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर के लिए मिलेंगे 50,000 व हर माह 4,000 रुपये भी मिलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक संबंधी गतिविधियों में ग्रामीणों की मदद के बहाने सरकार ने महिला युवतियों के लिए रोजगार के नए अवसर तराशे हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सखी के रूप में इन्हें तैनाती दी गई है। पहले चरण में 56,875 अभ्यर्थी चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने हुए प्रस्तुतिकरण में बताया गया है कि 15 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा और पुलिस सत्यापन के बाद तैनाती की जाएगी। इसके बाद अगली खबर है, कानपुर फिर देश का सबसे प्रदूषित शहर, गाजियाबाद दूसरे, बुलंदशहर चौथे और नोएडा 5वें स्थान पर। सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पीएम यहाँ का इंडेक्स यहाँ पर 2.5 है। कानपुर का 426, गाजियाबाद का 424, धारूहेड़ा का 414, बुलंदशहर का 413 और नोएडा का इंडेक्स 407 मापा गया है। तो कानपुर भारत का सबसे प्रदूषित शहर निकला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर भी करिए। धन्यवाद।